नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। और इससे पहले की क्लास में अगर मैं बात करती हूँ तो हमने सबसे पहले पढ़ा था आपके गारसा दत्तासी को। और गारसा दत्तासी की अगर मैं बात करूँ तो उनका ग्रंथ कौन सा था, तो वो था इस्तवार देला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि आपके फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद हमने आगे अगले जो आपके लेखक थे उनकी अगर हमने बात की थी तो वो थे आपके शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना या फिर उनका ग्रंथ कौन सा था, आपके शिव सिंह सरोज। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनका ग्रंथ कौन सा था आपके अगर हम बात करते हैं तो वो था आपके द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने चौथे नंबर पढ़ा था हमने बिल्कुल आपके आपके वो है मिस्र बंधु। और मिस्र बंधु की जो रचना है उनका ग्रंथ कौन सा था, तो आपके मिस्र बंधु विनोद उनका जो है ग्रंथ था। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपके सामने वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके राम कुमार वर्मा को, फिर हम पढ़ेंगे आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इन तीन कवियों को जो हम आज पढ़ लेंगे। इसके बाद बचे हैं जो आपके दो तीन, वो हम आगे की अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंतर्गत जो है खत्म कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। जो लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं तो उन सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लासें बिल्कुल रेगुलर इसी प्रकार से डीप कंटेंट में आपके सामने आ रही हैं। तो आपको जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है प्रबोध क्लासेज के नाम से, ताकि आपको वहाँ पे हर एक प्रकार की पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का किसी भी देरी के बिना। आजकल अपनी क्लास जो है साथियों वो क्या है, थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि लाइव क्लास का क्या थोड़ा हमने जहाँ जो है 5G नेटवर्क था, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है जियो के अंदर। तो हो सकता है कि हमारा जो है थोड़ा लाइव नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन हो सकता है एक दो दिनों के अंदर वापस से अपने लाइव क्लासें होने लग जाएगी, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम बात करते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और शुक्ल जी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, अपन शुक्ल जी के परिचय के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो आपके 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके निधन की बात करते हैं तो कब हुआ था साथियों, 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, हम बात करते हैं इनके ग्रंथ की या फिर इनकी रचना की। तो इनका ग्रंथ कौन सा है, फिर इनकी रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और आपको पता है कि ये जो प्रश्न आपके काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये बुक या फिर ये ग्रंथ किसकी है, पुस्तक किसकी है, रचना किसकी है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इस बुक का जो है साथियों प्रकाशन कब हुआ था, तो आपके 1929 ईस्वी में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में आपके इस बुक का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रकाशक संस्था कौन सी है इनकी। तो प्रकाशक अगर संस्था की हम बात करते हैं तो है नागरी प्रचारणी सभा काशी। कौन सी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। हम बात करते हैं इनकी पद्धति कौन सी है, तो विधेयवादी इनकी पद्धति है। कौन सी, विधेयवादी इनकी पद्धति है। और जब हमने बात की थी तो विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत हमने बात की थी कि आपके उसके जो है लेखक कौन थे, तो आपके वो तेन या बेन महोदय थे। और आपको पता है कि उसमें तीन शब्दों को जो है महत्वपूर्ण विशेष दिया गया था, जाति, वातावरण और क्षण विशेष को। ठीक है, बिल्कुल मैंने इससे पहले वाली आपके जो क्लास शुरुआत में हुई थी उसमें मैंने बिल्कुल आपको डीप से ये सब कंटेंट पढ़ा दिया था, है ना। इसके बाद आपके पूछा जाने वाला प्रश्न ये है कि पहले पूछा गया था कि इसमें कुल कवि कितने हैं, कवियों की संख्या कितनी है साथियों आपके, तो है 997। और लगभग अगर हम बात करें तो आपके 1000 कवि जो है आपके किसके अंतर्गत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी रचना कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कुल 997। बिल्कुल अगर आपको फैक्ट के आधार पर पूछा जाए प्रश्न कि इनके कुल कितने कवि हैं साथियों, तो आपको बताना है कि 997। और अगर आपको पूछा जाए कि लगभग कितने कवि हैं, तो आपके जो है 1000 कवि आपके लगभग हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषता क्या रही है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया एक ग्रंथ है। कौन सा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। किस नाम से लिखा गया था ये आपके, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये जो ग्रंथ है आपके ये लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक आपके जो है ये भी बिल्कुल पहले पूछा गया प्रश्न है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से ही लिखा गया है। और अगर आगे हम बात करते हैं तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में विस्तृत हो जाने के कारण, कौन सा, आपके हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में विस्तृत हो जाने के कारण इसे
ही अलग से पुस्तकार के रूप में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है आपके इतिहास नाम से बताया गया था, या फिर इतिहास नाम से इसका वर्णन किया गया था। किस नाम से? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही अलग से पुस्तककार के रूप में आपके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका वर्णन या फिर इसकी जो है विशेषता की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा, जो कि मैंने आपको जब हमने हिंदी साहित्य इतिहास जो है इतिहास का अर्थ और उसकी परिभाषा की हमने बात की थी, तब मैंने आपको ये परिभाषा पहले ही वहां पे नोट करवाई थी कि ये परिभाषा आपको पहले काफी बार पूछी गई थी कि उनके अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा क्या है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और ये आपको जो है ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो फिर को जो है आपको फिर से इस प्रश्न का ध्यान रखना है कि फिर से आपको कहीं आगे एग्जाम में ये पूछा ना जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पे मोस्ट लगा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास, और अगर हम बात करते हैं साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आपकी ये जो है साथियों ये परिभाषा कौन देते हैं? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में। और जब मैंने बात की थी कि आपको पता है हर बार एग्जाम में कहाँ तक लाइन मिलती है, तो आपके कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये आपको लाइन हर बार देखने को मिलती है। हो सकता है कभी कभार, और आपके एक बार आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2016 के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ से आपका जो है ए और बी आता ना, मतलब कथन आर और कथन ए, इस प्रकार का प्रश्न आता है आपके सामने। तो जैसे ए कथन सही है या आर कथन सही है या फिर आपके दोनों कथन सही है, उस समय ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को हो सकता है काफ़ी ने गलत भी किया हो। तो आपको ये डेफिनेशन पूरी एक बार पढ़ के अच्छे से मन में रखना है किस प्रकार से सब इसका प्रश्न बन सकता है। लेकिन इतना तो आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 जो है आपके काल खंडों में विभक्त किया था। कितने वर्षों का? 900 वर्षों के जो इतिहास था आपके, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आपके 4 काल खंडों में विभाजित किया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं कुछ विशेषता हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संबंध में है, और जहां मोस्ट आपको बता दिया जाएगा, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित संबंधों इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। ये आपके कौन कहते हैं? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है कि जो है इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले जो है आपको कवियों और साहित्यकारों यानी आपके कुछ लेखक कुछ कवि जो हैं उनको जीवन चरित यानी उनके जीवन से संबंधित इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं को साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है। ये किसके अनुसार है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं एडविन ग्रिप्स महोदय ने क्या कहा था साथियों। ये बिल्कुल पहले प्रश्न पूछा गया था, आपको फिर से एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। ये क्या कहते हैं कि सन 1917 ईस्वी में, मेरे पीछे का कंटेंट दिख रहा है क्या? अच्छा ठीक है ना। सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में, कौन सी? आपकी जो इंग्लिश भाषा थी, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में ए स्क्रैच ऑफ लिटरेचर, नाम क्या है आपके सामने? वो है ए स्क्रैच ऑफ लिटरेचर। आपको बिल्कुल भाषा देख के पता लग रहा होगा कि इसकी कौन सी भाषा हो सकती है। तो आपके एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ग्रंथ कौन सा था उनका? जो है ग्रंथ था वो था ए स्केच ऑफ लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। किसने? आपके एडविन ग्रिप्स महोदय ने, जो कि आपका ये प्रश्न साथियों पहले पूछा गया है। तो फिर से आपको एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास भी लिखा था। किसने लिखा था साथियों? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके सामने सन 1920 ईस्वी में
के ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। आपको ये भी मोस्ट है, क्यों ना आपको जब एडविन ग्रिप्स महोदय के अनुसार पूछा गया है तो क्यों ना इनके अनुसार क्यों नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है 1920 ईस्वी में FVK के अनुसार जो उनका ग्रंथ था कौन सा, अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये आपका इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और साथियों, जिन लोगों को क्लास अच्छे लगे वो क्लास को शेयर करना, क्योंकि मैं मेरा काम कर रही हूँ तो आपको भी जो है आपका फर्ज निभाना है, क्योंकि क्लास अगर अच्छी लग रही तो शेयर करें। जितने आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हो सके तो आप स्टेटस लगाओ, क्योंकि अपनी क्लास जो है बिल्कुल डीप कंटेंट में चल रही है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का लेवल जो है सभी लोग पढ़ाते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल आप जो है, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने देखा है काफ़ी जो है स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। पहले तो हमारे जो है चैनल पे बहुत कम स्टूडेंट थे, लेकिन आजकल रेगुलर जो है स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं टेलीग्राम पे। किसके चक्कर में, वो PDF के चक्कर में बढ़ रहे हैं। मुझे पता है इतना कि आप लोगों को क्या PDF का लालच पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि कैसे भी पढ़ो आप, लेकिन PDF लेके पढ़ो, किसी भी प्रकार से पढ़ो, लेकिन पढ़ तो लो, है ना। तो PDF के चक्कर में जो है सब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ मैडम आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और PDF हमें कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए मुझे पता लगता है सब कि आप कितने आलसी और कितने एक्टिव हो, ये सब बातों का पता लग जाता है। जो एक्टिव होगा वो नोट्स बनाएगा, खुद के हाथों से लिखेगा और उसको रटने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप खुद पढ़े लिखे हो, आप कितने बड़े हो गए हो ना। बिल्कुल लगभग शायद हो सकता है कि लगभग सब मेरे से बड़े होंगे उम्र में। इतना तो मुझे पता है कि सब लोग जो है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे वो लगभग सब मेरे से उम्र में बड़े होंगे। 99% ये मेरी गारंटी है ना कि सब मेरे से उम्र में बड़े होंगे। लेकिन आपको क्या कि जैसे आपको पता है कि आप जब कभी नोट्स लिखते हो, कुछ भी चीज़ लिखते हो, ठीक है, तो 50% आपको पता है कि कम से कम 50-60% जो है, अगर किसी का माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, तो 70% उस बच्चे को जहाँ जब लिखता है ना वो उसको वहीं याद हो जाता है। फिर उसका बचा कुछ कुछ 30-40% होता है ना, वो महीने में 2 बार रिविजन करता है ना, तो भी उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को ना, क्योंकि लिखा हुआ तो मैं आपको अभी 10 बुक्स बता दूं, मार्केट के अंदर बहुत सारी पड़ी है। आप आराम से मार्केट से बुक खरीदो और उसको रट्टा मारते रहो, रट्टा मारते रहो। तो इस प्रकार से नहीं करना है। किसी भी कंटेंट को है पहले समझना जरूरी है। डायरेक्ट आपको रीडिंग नहीं लगानी। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट पेज खोला और उसकी रीडिंग लगाने लग गई, इस प्रकार से आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लिख लिख के आराम से अपने नोट्स बनाए, शुरू से आराम से बनाए, है ना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तज़किरा ई सुराई हिंदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी, नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था। आपके आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी है, इनका इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास के जो है इसके अंतर्गत जो है आपके मौलवी करीमुद्दीन द्वारा जो कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, आपके तज़किरा ई सुराई हिंदी लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है आपके 1848 ईस्वी। क्या आपको ये कंटेंट दिख रहा है, फिर थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, मुझे बता दो, दिख रहा है सबको। ठीक है, अगर इससे पहले का कंटेंट भी नहीं दिखा हो तो मैं थोड़ा जूम कर सकती हूँ कंटेंट को, है ना। यहाँ तक तो शायद सबको दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। चलो ठीक है ना, सबको दिख रहा है अब, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैम दिख नहीं रहा, है ना। आगे हम बात करते साथ, तो ये प्रश्न भी जो है आपका पहले पूछा गया है, तो आपको फिर से एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। कौन सा प्रश्न आपका, मैं आपको फिर से एक बार जो है इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपको, पुराने प्रश्न देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको मैं बता रही हूँ जो कंटेंट याद रख लो, आपको ये प्रश्न पहले पूछा गया था, आपको ये प्रश्न जो है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा ये वाला प्रश्न आपको जो है पहले पूछा गया था, और आपको ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में कभी आपको जो है ये प्रश्न पूछा जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, इसके अंतर्गत जो है आपके कवियों की संख्या कितनी है, 1004 है, जिसमें हिंदी के कवि कितनी है, 62, यानी कि आपके 62 कवि किसके हैं, आपके हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया था, किसके अंतर्गत, आपके जो है आपके हिंदी साहित्य इतिहास, इसके अंतर्गत जो है आपके प्रथम बार आपके जो है कालक्रम का ध्यान रखा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्तीय स्थान पर जो है आपके अच्छा दोबारा ये पेज जो है आपका सॉरी रिपीट हो चुका है, तो कोई बात नहीं है, हम अगला पेज यहाँ से जो है थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, कवियों और रचनाकारों के स्थान संख्या के स्थान पर उनको साहित्यिक महत्व स्वीकार है, ये पेज अपन ने पढ़ लिया था। हम यहाँ बात करते हैं अब आगे कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ जो है साथियों सिद्धों की वाणियों से हुआ था। कहाँ से, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका इतिहास कहाँ से हुआ था, तो आपके ये जो है आपके सिद्धों की वाणियों से इनका आरंभ
हुआ था। ठीक है, कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी इसमें किया गया था। और अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने के बाद प्रमुख कवियों का वर्णन किया, शेष कवियों को फुटकल श्रेणी में रखा गया था। बिल्कुल आपके जो है ये फुटकल वाला प्रश्न भी पहले पूछा गया है कि शेष कवियों को किस में रखा गया था, आपके तो है साथियों फुटकल श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, ये लो, ठीक है, सबको दिख रहा ना अब। तो बिल्कुल आपका ये जो है फुटकल श्रेणी वाला प्रश्न ये आपके जो है पहले पूछा गया था, तो फिर से आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। आपके ये से मान लो सिद्धों की वाणियां, ये पहले प्रश्न पूछा गया है ना, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, मुंशिया भोज को प्रथम कवि मानते हैं, और ये प्रश्न भी जो है साथियों आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो है आपके शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, मिस्र बंधु आपके हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, और राहुल सांकृत्यायन जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। आप ये जो सारे हैं साथियों हिंदी के प्रथम कवि, ये बिल्कुल मुझे जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी के प्रथम कवि किस कवि ने या फिर किस लेखक ने किसको माना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है साथियों, अगर हम बात करते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि आपके मुंशिया भोज हैं, तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है, तो आपके चंद्रवरदाई हैं। कौन से, चंद्रवरदाई आपके हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं साथियों, शुक्ल जी ने निम्नलिखित रचनाओं को आधार ग्रहण किया। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आपके हिंदी के प्रथम कवि किस कवि ने किसको माना है। जैसे कि अगर अभी मैं आपके सामने बात करूं साथियों, जैसे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये किसको मानते हैं, आपके मुंशिया भोज को मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे हम बात करते हैं आपके शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं, तो आपके वो पुष्य या फिर पुंड कवि को मानते हैं ना। और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, वो किसको मानते हैं, तो आपके वो मुंज कवि को जो है आपके हिंदी जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हालांकि मैंने इस पे जो है बिल्कुल वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो पीछे में जो क्लास है लगभग 40 मिनट की क्लास है, जिसमें हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना है वो बिल्कुल आपके सामने क्लास बनी हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो आपके अब्दुल रहमान को माना है। और आपके बच्चन सिंह जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो आपके वो विद्यापति को मानते हैं। राम कुमार वर्मा आपके स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और अगर हम बात करते हैं साथियों आपके सामने जैसे गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, वो आपके शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन है वो आपको सरप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और आपको पता है ये प्रश्न तो काफी बार पूछा भी गया था एग्जाम में कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तो आपके जो है कौन, सरप्पा है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन, आपके मीरा हो गई। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हो गए साथियों, तो वो आपके चंद्रवरदाई है। ठीक है, और अगर खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, आदिकाल के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे, आदिकाल को विद्यापति को सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपके, हम हमारे कंटेंट से थोड़ा जो है आउट चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है ना। हिंदी का प्रथम महाकवि आपके चंद्रवरदाई, दोनों प्रश्न जो है आपके मोस्ट है, दोनों को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित रचनाओं को आधार ग्रहण किया था, किस किस रचनाओं को, उसमें आपके अगर हम बात करते हैं तो मिस्र बंधु की जो है आपके मिस्र बंधु की जो रचना है मिस्र बंधु विनोद, इसको आधार बनाया था। और अगर हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास की रचना कौन सी है, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसको भी जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधार बनाया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी, इनकी रचना कौन सी है, आपके कविता कौमुदी। ठीक है, इसको भी इन्होंने जो है आधार बनाया था। और अगर मैं बात करती हूँ कि आपके वियोगी हरि है, इनकी रचना कौन सी है साथियों, या फिर इनका ग्रंथ कौन सा है, ब्रज मधुरी सार, इसको भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधार बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे आपके सामने कि कवियों या रचनाकारों की संख्या के स्थान पर उनको जो है साहित्यिक महत्व, उनके साहित्यिक महत्व को स्वीकारा है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको थोड़ी विशेषता जो ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आपके साथियों भक्ति काल को फिर से चार भागों में बताकर शुद्ध एवं धार्मिक, भक्ति काल को जो है साथियों, ये थोड़ा जो है आपका भक्ति काल वाला कंटेंट तो हो सकता है थोड़ा आगे आ गया हो, ये रहा है ना। ठीक है, ये रहा आपकी थोड़ा, एक मिनट है ना, ये आपके आदिकाल का है और ये भक्ति काल वाला है जो थोड़ा, एक मिनट मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको।
क्या सबको दिख रहा है क्या? चलो मैं नीचे लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, मैं लगा देती हूँ, सब समझ जाओगे है ना। हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने आदिकाल को, ये आपके आदिकाल का है कि इन्होंने आदिकाल को जो है साथियों काल विभाजन के आधार पर बांटा है और किस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में बांटा था आदिकाल को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनका समय है आदिकाल का, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था और उसका समय क्या था आपके 1050 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है, इन्होंने विक्रम संवत में माना था, आपको ध्यान रखना है ये चीज भी। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो भक्ति काल का समय इन्होंने क्या माना था आपके 1375 से 1700 विक्रम संवत। ऐसे ही आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंद जो है आपके रीति काल का समय क्या मानते हैं 1700 से 1900 विक्रम संवत, और गद्य काल यानी आपके आधुनिक काल का जो है इन्होंने गद्य काल कहा था और उसका समय क्या मानते हैं विक्रम जो आपके 1900 से विक्रम संवत आगे ने 1900 से आगे का जो भी समय है वो माना था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भक्ति काल की। अगर हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने भक्ति काल का समय किस प्रकार से जो है विभाजित किया था। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया था, निर्गुण भक्ति धारा और आपके सगुण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा थी इसको भी फिर से 2 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन सी, ज्ञानाश्री काव्य धारा या फिर इसको हम जो है संत काव्य धारा भी कहते हैं, और एक कौन सी है आपके प्रेमाश्री काव्य जो है धारा या फिर आपके जो है सूफी काव्य धारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सगुण काव्य धारा थी, इसको भी फिर से इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, राम भक्ति शाखा और आपके कृष्ण भक्ति शाखा। इन सबके जो जैसे आपके जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है या फिर इनके जो है एक प्रमुख कवि कौन से हैं तो ये कबीर हैं, और आपके प्रेमाश्री शाखा या फिर इनके जो कवि है वो कौन से थे आपके जायसी हैं। ऐसे आपके राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है आपके तो तुलसीदास हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के कौन आपके सूरदास इनके प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक है। और ये आपके जो है 4 भागों में विभाजित किया था, किसने, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विभाजित किया था, किस प्रकार से, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, राम काव्य धारा और आपके कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। इस प्रकार से हम काल विभाजन को आगे पढ़ेंगे वो डीपली से, लेकिन अभी चलो ठीक है, थोड़ा बीच में आ गया था तो हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। इससे पहले कि हमने क्या पढ़ा था हम थोड़ा जो है रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो है रचना कौन सी थी, मुख्य रूप आपका प्रश्न यहाँ बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। कुल कवि कितने थे इसमें, 997, लगभग आपके 1000 के आसपास, ठीक है। इसका पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, ये हमने पहले बात कर ली थी। कथन आपको याद रखना है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये आपके ग्रंथ है मौलवी करीमुद्दीन, बिल्कुल याद ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आपके जो है 1004 कवि है, जिसमें हिंदी के कितने हैं, 62 है। इस ग्रंथ के अंतर्गत जो है आपके हिंदी के कितने ग्रंथ जो कवि है वो कितने हैं, 62 कवि हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अगले आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था आपके, तो वो हुआ था आपके 1905 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक कौन सी है साथियों, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कौन सी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं कब प्रकाशित हुई थी आपके ये, तो आपके ये 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। कौन सी पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, आपको इनकी बुक से पता लग रहा होगा कौन सी पद्धति साथियों, तो आलोचनात्मक पद्धति अपनाई थी, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में एक जो है ग्रंथ लिखा गया था, कौन सा, आपके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया था, आपके नागपुर विश्वविद्यालय के शोध के प्रबंध के रूप में जो है ये ग्रंथ लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, ठीक है, किसकी, डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना था साथियों, तो 693 ईस्वी से माना था, जो कि आपका पहले प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न आपका पहले पूछा गया है। और अगर हम बात करते हैं इनकी पुस्तक पहले पूछी गई है एग्जाम में। और अगर हम प्रश्न की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसका प्रकाशन वर्ष काफी बार पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। डॉक्टरेट की उपाधि ये भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगला अपना कंटेंट है वो है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 जो है ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर आपके जो है भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। अतः यह इनका अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा, आपके जिनके जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ है, ये आपके जो है एक अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ठीक है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि या स्वयंभू को माना था, जो कि हमने पहले बता दिया था, मैंने इससे पहले बात कर ली थी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना था, सॉरी आपका हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था, तो आपके किसको माना, स्वयंभू को माना था। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा था साथियों, संधि व चारण काल कहा था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सिर्फ चारण काल कहने वाले आपके कौन है, ठीक है। आदिकाल को आपके जो है चारण काल कौन से कवि कहते हैं, है ना। अच्छा नीचे लिखा होगा तो आपने पढ़ भी लिया होगा, चलो कोई ना, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि व चारण काल कहा था, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी थी। आपके संधि और चारण काल कौन कहते हैं साथियों, संधि व चारण काल, ठीक है, आपको याद रखना है संधि व चारण काल कहने वाले आपके कौन है, ये हैं आपके राम कुमार वर्मा। और सिर्फ चारण काल कहने वाले कौन है, आपके ग्रियर्सन है, ठीक है, कौन है, ग्रियर्सन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये प्रश्न पहले पूछा गया था, हिंदी का जो स्वयंभू ने प्रथम कवि किसको माना था, सॉरी राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था, स्वयंभू को माना था। ये भी आपका जो प्रश्न है पहले पूछा गया था, ठीक है। यहाँ तक जो आशा करती हूँ सबका जो है बिल्कुल ध्यान पढ़ने में होगा, क्योंकि अब रिकॉर्ड क्लास होती है तब इसलिए मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में, क्योंकि रिकॉर्ड क्लास होती है ना, तो क्या कि जब तक स्टूडेंट से बातचीत नहीं होती रहती, तो किसी का कोई प्रश्न आए तो थोड़ा जवाब देने में अच्छा भी लगे कि हाँ चलो ठीक, किसी स्टूडेंट ने कुछ प्रश्न पूछा है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट से जब बातचीत होती रहती है तो ये सब पढ़ाने में मजा आता रहता है, किसी का क्या क्वेश्चन रहता है, किसी स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन रहता है। लेकिन रिकॉर्ड क्लास में क्या होता है कि बस खड़े खड़े अपने आप में समझाते रहो, अपने आप में पढ़ाते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार स्टूडेंट को कम जो है कमेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा ऐसा कि ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और हो सकता है नेटवर्क सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा आपके लिए, तो बिल्कुल लाइव क्लासें अपने फिर से रेगुलर रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन क्या है, इन्होंने क्या क्या काल विभाजन किया था। इन्होंने संधि काल जो कि समय क्या है आपके साथियों, इन्होंने जो है आपके आदिकाल को क्या कहा था, संधि काल व चारण काल कहा था। आपके अगर समय की हम बात करते हैं तो आपके विक्रम संवत आपके 750 से आपके 1375 मानते हैं, कब से, विक्रम संवत 750 से आपके 1375 मानते हैं, किसका, आदिकाल का समय मानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि विक्रम संवत 750 से 1375 मानते हैं। संधि काल, अब अगर हम बात करते हैं इन्होंने दो भागों में माना था, संधि काल व चारण काल। संधि काल का समय था 750 से विक्रम संवत 1000, और चारण काल का समय तक क्या था, 1000 से 1375 विक्रम संवत, ठीक है। हम बात करते हैं इन्होंने भक्ति काल का जो है समय सीमा क्या मानी थी, तो इनके अनुसार है 1375 विक्रम संवत से 1700 तक जो है विक्रम संवत माना था। और रीति काल की समय सीमा क्या मानी इन्होंने, तो विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी थी। और आधुनिक काल की अगर हम बात करते हैं इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा था, और इसकी समय सीमा मानी इन्होंने 1900 से अब तक, विक्रम संवत 1900 से अब तक मानी है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगले कवि आते हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं होता साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आपके डॉक्टर नहीं है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना। इनकी हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907, बलिया दुबे का छपरा नामक गांव था, वहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है। निधन की अगर हम बात करते हैं, इनका निधन कब हुआ था, तो आपके 19 मई 1979 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कभी सच बताऊं तो मेरे से कभी ना ये 79 वाला वर्ड जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, 79 जो भी बोलते हैं वो मुझे कभी बोला नहीं जाता है ना, तो मैं इसको मतलब 79 ही बोलती हूँ, ठीक है। इनकी माता कौन सी रही, ज्योतिषमती देवी, है ना, कौन सी रही, ज्योतिषमती देवी। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैडम से ये बोला नहीं जाता, लेकिन सच है कि मेरे से ना कभी ये ना जो 79 लिखा हुआ था ना, ये मेरे से जल्दी बोला नहीं जाता, कि इसको जैसे अपन बोलते हैं ना 89 79 जो भी बोलते हैं वो यही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 79 बोल देती हूँ, है ना। इनके पिता कौन रहे, आपके अनमोल द्विवेदी रहे थे। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी साथियों, ये मोस्ट है आपके लिए, बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, और काफी बार प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नों का जो है हम साथियों, जैसे अपनी जो ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, कौन सी, जैसे हम जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, कल वाली क्लास में हम खत्म करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ठीक है। अब आपके 3 कवि और बचे हैं आपके, जिसमें हम कल की क्लास में खत्म कर लेंगे उनको। एक तो आपके नगेंद्र रहे थे, और अगर हम बात करें आपके जो है नागरिक सभा काछी रही थी, तो इन सबको मिला के कल की क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को खत्म करने वाले हैं। तो इसीलिए फिर परसों की क्लास जब अपनी होगी ना, तो कल की क्लास कोशिश करूंगी, जो कल की क्लास होगी जितने भी इसके एग्जाम पुराने एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो कल की क्लास में हम सोल्यूशन कर लेंगे, ताकि अपने को ज्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ताकि आपको पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कल की क्लास में जो है सबसे एंड में, पहले तो नहीं करेंगे, कंटेंट पढ़ने के बाद में, और आप लोगों से कल की क्लास कोशिश करूंगी कि लाइव लेंगी, और आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दोगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देख आंसर आता है कि नहीं, ठीक है।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। वो इतिहास ग्रंथ आपके कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है आपके 1940 ईस्वी। और दूसरी इनकी जो है रचना कौन सी है साथियों? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है आपके? वह है 1952 ईस्वी। और एक है आपके हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1953 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1952 भी देखने को मिलता है, तो 1952-53 ईस्वी इसका जो है समय माना जाता है। जहां तक आपको अगर 53 दिखा हुआ मिलता है तो 753 आपको जो है राइट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मोस्ट है, ये प्रश्न पहले पूछा गया था काफी बार एग्जाम में, आपके सामने कल बताया जाएगा कि किस किस एग्जाम में कितनी बार ये प्रश्न आपके पूछा गया है, ठीक है। तो इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से थे आपके? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था आपके 1940 ईस्वी। और एक था आपके हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1952 ईस्वी। और अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1953 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? बिल्कुल मोस्ट लगा लेना, ये चीज आपको मैंने बता दी कि ये वेरी मोस्ट है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यान माला के रूप में लिखा गया ग्रंथ, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के इतिहासकार एवं आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपके साथियों, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के इतिहासकार एवं आलोचक हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपरा के निरंतरता के बोध पर बल देते हैं। साथियों ये प्रश्न आपका जो है पहले पूछा गया था कि निरंतर के बोध पे बल देते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि आपके प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बिल्कुल आशा करूंगी, मतलब कोशिश करूंगी मैं कि है ना कि जितना हो सके सारे प्रश्न तो आपको पता है कि सारे तो हैं जो कंटेंट के साथ सोल्व नहीं करे जाते प्रश्न, लेकिन कोशिश ये रहेगी मेरी कि जितना हो सके उतने प्रश्न जो आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और वैसे आपको पुराने प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले जो है आपको यहाँ बता दिया था कि जो है ये प्रश्न आपके पहले पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है। तो अब आपको ध्यान हो गया होगा, मन में लग गया होगा ना कि आपको कि यार इतने जो है यहाँ से इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो कम से कम अब जो है अब हमें ये कंटेंट तो हमें कंठस्थ याद होना ही चाहिए, ठीक है। और अब से मैं आपके सामने डेली के 10 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न ऐसे लाऊंगी जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है, ठीक है। इस प्रकार के 10 प्रश्न आपके सामने डेली लाए जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब आप मुझे बताएंगे आचार्य रामचंद्र जो सॉरी आपके जो है रामचंद्र शुक्ल जी जनता शब्द का प्रयोग करते थे, आपको सबको पता, हमने पहले जो है पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है साथियों आपके वो लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये प्रश्न भी जो है आपके पहले पूछा गया था, बिल्कुल मोस्ट है साथियों, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो आपके लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है जो आपके जनता शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोनों प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, और किस प्रकार पूछा गया था मैं आपको ये भी जरूर बताऊंगी किस प्रकार प्रश्न जो है किस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है साथियों? कबीर है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1942 ईस्वी, ठीक है। बिल्कुल आप मेरे पीछे का कंटेंट देख सकते हो। हमने बात की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आपके लोक शब्द का, ठीक है। और शुक्ल जी आपके जनता शब्द का। और अगर हम बात करते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो आपके कबीर है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1942 ईस्वी, ठीक है। यहाँ तक जो है सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न पूछा गया था यहाँ आपके इस पेज की, आपको जो है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इस पेज में आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं कि वहां से प्रश्न नहीं पूछा गया हो, ठीक है। द्विवेदी जी ने यानी आपके आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था? अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा था। किसको? आदिकाल को। और ये प्रश्न जो है साथियों आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इन्होंने इन्होंने मतलब आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्होंने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा था। आपका प्रश्न बिल्कुल पहले पूछा गया कि भक्ति काल को नई दुनिया किसने कहा था आपके? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान या फिर आपके अब्दुल रहमान किसी भी प्रकार से आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर अद्यमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो आपके अब्दुल रहमान को जो है आपके हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, एक नोट में आपके सामने कुछ लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना है कि शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, वहीं द्विवेदी जी उनमें से अधिकांश को आदिकाल के बाद की रचनाएं मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको ये भी फैक्ट जो है साथियों ध्यान रखना है, और ये आपका मोस्ट है, ये भी आपका मोस्ट है,
ठीक है, पहले पूछा गया था। और आपका ये प्रश्न भी जो है साथियों पहले पूछा गया था कि जो है शुक्ल जी जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहते थे, द्विवेदी जी, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनमें से अधिकांश को आदिकाल के बाद की रचनाएं मानते हैं। अब कौन कौन सी रचनाएं हैं हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। आगे हम बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी क्या कहते हैं साथियों, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, बिल्कुल कथन जो है पहले पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि से प्रशंसा करते हुए संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाण के आधार पर खंडित किया है। और आपके परिभाषा या फिर आपके कथन देने वाले कौन है साथियों, तो आपके गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अनेक धारणाओं हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार या फिर आपके उपन्यासकार, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता, आपके कौन है साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ जो है ये मोस्ट है, फिर कभी पूछा जा सकता है प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय कवि कौन सा है, आपके कबीर है। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, आपके 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और प्रिय पुस्तक भी उनकी कौन सी रही थी, कबीर ही रही थी, है ना। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का प्रिय कवि कौन सा है। अब आपको इस जैसे एक का अगर आपके सामने आया तो आपको सभी का याद रखना जरूरी है कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय कवि कौन सा हो गया, कबीर हो गया। ठीक है, जिनका जन्म आपके 1398 ईस्वी में हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का प्रिय कवि कौन सा है साथियों, तो वो है आपके तुलसीदास जी। और अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं नामवर सिंह जी का प्रिय कवि कौन सा है, तो आपके गजानन माधव मुक्ति बोध है। और इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं निराला, निराला आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यहाँ निराला का मतलब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका प्रिय कवि कौन सा है, तो आपके वो भी तुलसीदास है, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि कौन सा है साथियों, तो मिस्र बंधुओं का प्रिय कवि कौन सा है, आपके वो हो जाएंगे आपके देव, जिनका जो है जन्म कब हुआ था, 1673 ईस्वी में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रामविलास शर्मा का प्रिय कवि कौन है साथियों, तो वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म कब हुआ था, 1898 ईस्वी में, है ना। बिल्कुल यहाँ तक जो है आपको थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक फैक्ट ध्यान होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रिय कवि आपके कबीर हो गए, और शुक्ल जी का तुलसीदास हो गए, है ना। नामवर सिंह जी का गजानन माधव मुक्ति बोध, निराला जी का तुलसीदास, मिश्र बंधुओं का देव, और रामविलास शर्मा का आपके निराला हो गए, है ना। यहाँ तक जो है आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा। साथियों, आप लोगों से एक ही गुजारिश रहेगी मेरी हमेशा, और मैं आशा कर सकते हो कि आप जरूर जो है वीडियो को जितना हो सके उतने, आपका टेलीग्राम ग्रुप में जो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जितना हो सके आप इस वीडियो को और इसकी पीडीएफ को जितना हो सके उतना शेयर करो। ऐसा कभी मन में मत रखना कि क्या पता मैं ये कंटेंट किसी को शेयर करूं तो वो पढ़ लेंगे, है ना। तो मन में ऐसा नहीं, विद्या बांटने से बढ़ती है, घटती कभी भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्लास को बिल्कुल शेयर करना है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां से भी आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हर प्रकार के जो है शॉर्ट कंटेंट होता है ना, आपको जैसे कि भक्ति काल में से किस प्रकार के हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो हर प्रकार का शॉर्ट कंटेंट में जो है अब आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाने वाली हूँ। तो आप वहां पे भी जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर प्रकार का जो है लाभ वहां से मिल सके। ठीक है, ठीक है साथियों, आज अपनी क्लास यही होती है। आज हमने 3 कवियों को पढ़ा है, कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, राम कुमार वर्मा को, और अगर हम बात करते हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। बिल्कुल आपको जो है डीप से ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जैसे मेरी पीडीएफ जाती है तो पीडीएफ के सबसे नीचे वाले पेज पे जो है आपको टेलीग्राम की लिंक, और आपको जो है मेरे अदर जो है लिंक, जैसे आपको मैं बात करती हूँ अपने हिंदी साहित्य इतिहास के 10,000 एमसीक्यू चल रही है, आपको ना हिंदी साहित्य इतिहास नाम से जो है एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मतलब कि अपने 2 दिन से मान सकते हो कि 2 दिन से अपनी जो है क्लास यूजीसी नेट की आपकी यूनिट 7 स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बिल्कुल अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वहां जाके अपना जो है कंटेंट वहां से यूजीसी नेट की तैयारी भी अच्छे से डीप से कर सकते हैं। ठीक है, तो
अपनी क्लास यहीं तक समाप्त रहेगी आज। कल हम पढ़ने वाले हैं आपके जो अदर कवि बचे हैं उन सबको हम कल खत्म कर लेंगे साथियों। और रेगुलर इसी प्रकार से जुड़े रहना है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रश्न है तो बिल्कुल वो मुझे प्रश्न करके बता सकता है कि मैम मेरा ये प्रश्न है, और उसको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। किसी प्रकार को उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। हमने कौन कौन से कवियों को पढ़ लिया था, आपको ये भी बताना मुझे कि कौन कौन से कवियों को पढ़ लिया था। कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। इस चीज़ का मैं जो है सभी स्टूडेंट का जो है कमेंट का इंतजार करूंगी, है ना। ठीक है, क्लास को समाप्त पढ़ लिया था हमने। कार सतत से आपके जो है कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैं बात करूँ, शिव सिंह संगर हमने पढ़ लिया था। आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन को हमने पढ़ लिया था। मिस्र बंधुओं को हमने पढ़ लिया था। और अगर हम बात करते हैं आपके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हमने पढ़ लिया, अभी आज की क्लास में पढ़ा था। और आपके जो है राम कुमार वर्मा हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। अब आपके जो है तीन चीजें और पढ़नी है, आपके गणपति चंद्र गुप्त जी, नगेंद्र जी, और आपके जो है वो आपके नागरिक प्रचार सभा काशी। ठीक है, इन तीनों को हम जो है कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। गुड बाय।